हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित विषय जो है उसका पार्ट एक संख्या पद्धति उसके एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में उसे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड उस एक्सरसाइज में जो भी कंसेप्ट है उन्हें समझेंगे। तो अपनी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। ठीक है, इसमें हम मैथ से रिलेटेड एनसीईआरटी के रूप में जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अपनी पुरानी एक्सरसाइजेज जो है एक्सरसाइज 1.1 1.2 भी मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चलिए। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगी, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो उनको एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि वो हमें वहां यूज करने होंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a जमा बी और उसके पूरे की घात 2। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। सेकेंड जो है वो है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड जो है वो है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो आप इन्हें कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप इन तीन फॉर्मूलों को याद रखिएगा। ये आपको हमेशा याद रखने हैं, ये आपके 8th क्लास में भी आए होंगे। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.4, जिसमें जो पहला प्रश्न है वो है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो आपको बताना है जो संख्याएं दी हुई है, जो पार्ट्स आपके नीचे है क्वेश्चन में, उसमें से आपको बताना है कौन सी वाली अपरिमेय होगी और कौन सी वाली परिमेय संख्याएं होंगी। तो उसमें पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा 2 माइनस रूट 5। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 है बेटा, ये जो 2 है ये तो हमारा परिमेय संख्या है ना। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। और उस परिमेय संख्या में ये जो रूट 5 है, जो रूट 5 है मेरा मेरा अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को हम घटा रहे हैं। तो जब भी आप परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आपका उत्तर जो रहेगा वो आपका अपरिमेय ही रहेगा। आपका जो उत्तर आएगा वो किस तरह की संख्या होगी? अपरिमेय। ये याद रखना है आपको, जब हम परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे ना तभी हमें परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है? या परिमेय से परिमेय घटाएंगे तभी आपको परिमेय मिलेगी। परिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तभी परिमेय मिलेगी, और परिमेय का परिमेय से भाग करेंगे तभी आपको परिमेय मिलेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक आपकी अपरिमेय हो जाती है, मींस अगर आप परिमेय जमा अपरिमेय करेंगे तो आपकी संख्या क्या रहेगी? अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है? अगर आप परिमेय घटा अपरिमेय करेंगे तो भी संख्या क्या रहेगी? अपरिमेय। तो इस तरह आपको ये याद रखना है, अगर परिमेय संख्या में परिमेय जोड़ा जा रहा है, परिमेय तो परिमेय है, लेकिन परिमेय में अपरिमेय जोड़ी जा रही है या परिमेय में अपरिमेय घटाई जा रही है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारी ये जो संख्या कहलाएगी ये कैसी संख्या होगी? मेरी अपरिमेय। कैसी संख्या है ये? मेरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया आपको? पहला क्वेश्चन हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम यहाँ। सेकंड पार्ट जो है वो है मेरा 3 जमा रूट 23 माइनस रूट 23। अब इसको कैसे करना है? हमें हमें फाइनल आंसर देखना है इसका। ठीक है ना? ये सॉल्व हो सकता है ना अभी। ये देखिए कैसे है, 3 जमा रूट 23 है ब्रैकेट में और ये माइनस का रूट 23 बाहर है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3 जमा रूट 23, ये माइनस का रूट 23, राइट। और ये रूट 23 और ये रूट 23 तो कैंसिल हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। एक रूट 23 था, यहाँ पर भी एक रूट था 23 का, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया। आंसर क्या रह गया मेरा? सिर्फ 3।
तो इसमें जो आंसर है, ये जो आपका सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर मिल रहा है सिर्फ 3। तो ये जो संख्या है ये क्या है, मेरी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमने परिमेय लिया था, फिर उसमें अपरिमेय जोड़ा, फिर उसमें से अपरिमेय घटाया, तो परिमेय क्यों है। जो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तब जो हमें संख्या मिल रही है वो कैसी मिल रही है, परिमेय। यहाँ पर इन दोनों को मैं सॉल्व नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर रूट था और यहाँ पर रूट नहीं था। आपको पता होना चाहिए रूट और रूट तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब उनके रूट की वैल्यू सेम होगी। मतलब रूट 2 है ना, उसको मैं रूट 3 के साथ जोड़ नहीं सकती। अगर मैंने इसको रूट 5 लिख दिया तो ये गलत है मेरा। रूट 2 जो है वो सिर्फ रूट 2 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। रूट 3 जो है वो रूट 3 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। तो ये रूट 5 था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास रूट 5 नहीं था, सिर्फ एक 2 था, वो परिमेय था, वो जुड़ नहीं सकते थे ना घट सकते थे, इसीलिए ये कैसी संख्या थी, अपरिमेय। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सॉल्व करके देखना है, जो सॉल्व हो सकते हैं, फिर देखना है फाइनल आंसर आपका परिमेय बन रहा है या अपरिमेय बन रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट जो है, इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे जगह बना लेते हैं, पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा इसका, रूट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, मतलब 2 रूट 7 और 7 रूट 7। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये जो 2 रूट 7 है और नीचे है 7 रूट 7, ठीक है, इसका मतलब है ये जो 2 है यहाँ रूट 7 से गुना हो रहा है और यहाँ 7 जो है वो रूट 7 से गुना हो रहा है। तो ये जो बटे में ये रूट 7 और रूट 7 कट गए, क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ रह गया 2/7। और ये किस तरह का आ गया, P/Q। और जो P/Q के रूप में है वो कैसी संख्या है, वो मेरी है परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। समझ आ गया बच्चों आपको। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए, 1/√2। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, ना ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बस ये इतना ही है। अब यहाँ पर ये बटे के रूप में तो है, लेकिन यहाँ जो P है ना मेरा, वो 1 है, और जो Q है वो रूट 2 है। तो जो मेरा P है वो तो पूर्णांक है, लेकिन जो मेरा Q है वो पूर्णांक नहीं है। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए ना। तो जो मेरा Q है वो पूर्णांक नहीं है। तो जब आपका P/Q के रूप में है लेकिन Q पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। और अगर ये परिमेय नहीं है तो ये किस तरह की संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 2 पाई। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई मतलब 2 का गुणा हो रहा है किसके साथ, पाई के साथ। ये जो 2 है ये आपकी परिमेय संख्या है, और जो पाई है वो मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था अपरिमेय संख्याओं का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां मैंने उदाहरण भी दिया था, पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से जब गुणा किया जाएगा तो वो हमारा अपरिमेय ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संख्या जो है आपकी 2 पाई, ये कैसी है आपकी, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें नीचे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें सरल करके सिंप्लीफाई करके करना है। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट देखेंगे। इसका जो हमारा पहला पार्ट है इसका, वो है 3 × √3, 2 × √2। ये दो व्यंजक दिख रहे हैं आपको, ये और ये। अब इन दोनों व्यंजकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा हो रहे हैं आपस में। अब हम इसे गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो हमने एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में सीखा था, सर्व समीकरण जिसे आप कहते हैं 3, उनमें से कोई लग रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे उन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जो आपके फॉर्मूले थे वो किसके लिए थे, a+b का स्क्वायर था, a - b का स्क्वायर था, और a+b और a-b था, ठीक है ना। इनके इक्वल्स टू के एक्सप्रेशन नहीं लिखे मैंने अभी। ये हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है या नहीं है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ये 3 हमने एक्सप्रेशंस देखे थे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं है। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हम अपने पहले व्यंजक में से पहले पद को उठाते हैं 3 और उसे इस पूरे से गुणा कर देते हैं। फिर हम इसका दूसरा पद उठाते हैं,
√3 और इस व्यंजक को दोबारा से गुणा कर देते हैं। इसका मतलब कैसे लिखेंगे हम इसे, इसका सॉल्यूशन, 3 गुणा करना है हमें किसे, दूसरे व्यंजक को पूरा, जमा √3 दूसरा पद और गुणा करना है किसको, दूसरे व्यंजक को दोबारा। मतलब पहले व्यंजक के दोनों पदों से दूसरे व्यंजक को गुणा करना है। तो अब 3 जब 2 से गुणा होगा तो 3 2 से भी गुणा होगा और 3 √2 से भी गुणा होगा। 3 जब 2 से गुणा होगा तो बना 6 और 3 जब √2 से गुणा होगा तो ये बनेगा 3 √2। क्या बनेगा ये, 3 √2। बच्चों ध्यान देना है आपको, इसे √6 नहीं लिखना है। अगर हम 3 और √2 को गुणा करते हैं तो वो √6 नहीं लिखते, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर रूट में 2 है बस, 3 रूट में नहीं है। अगर हमें गुणा करना है दोनों को आपस में तो दोनों को रूट में होना जरूरी है, तभी हम √6 लिख सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, 3 गुना √2 इज इक्वल टू 3 बाहर और √2 ऐसे। समझ गए आप लोग। अब अगला देखते हैं। अब अगले पद में √3 को भी 2 से गुणा किया जाएगा और √2 से गुणा किया जाएगा। तो 3 को जब 2 से गुणा करोगे तो आप बनेगा 2 √3, क्योंकि यहाँ भी 2 रूट में नहीं है, 3 रूट में है, जमा यहाँ पर √3 और √2 ये दोनों ही रूट में है, तो √3 गुणा √2 मैंने लिखा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका √6, तो इसको मैं लिख सकती हूँ √6। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया है। अगला स्टेप हमें ये देखना है कि कोई भी इनमें से आपस में जुड़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए पहला अंक जो है वो है 6, 6 सिर्फ 6 के साथ ही जुड़ेगा और 6 के साथ ही 6 के साथ मतलब एक पूर्ण संख्या के साथ ही जुड़ेगा और उसी के साथ घटेगा। तो हमारे पास जितने भी पद है ये यहाँ पर कोई भी अकेली पूर्ण संख्या नहीं है, सब रूट में है ना, तो 6 किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। सिमिलरली जो ये दूसरा पद है √2 वाला, ये उसी के साथ जुड़ेगा जहां √2 है। अब हमारे पास √2 भी कोई नहीं है इस पूरे व्यंजक में, फिर √3 वाला भी √3 के साथ जुड़ेगा या घटेगा, वो भी नहीं है। √6 वाला सिर्फ √6 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा 3 जमा √3 और 3 घटा √3। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लग रहा है, हमारा सर्व समीका जिसे हम कहते हैं। तो ये 3 सर्व समीकाएं हैं, इनमें से इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, तो हमें दिख रहा है ये तीसरा वाला जो सर्व समीका है ना, उस सिमिलर है ना उसके जैसा, a जमा b, a घटा b। तो यहाँ पर हमारी तीसरी सर्व समीका लग रही है। कौन सी सर्व समीका लग रही है, तीसरी सर्व समीका लग रही है। तो हम यहाँ पर सर्व समीका लगाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन सेम एज इट इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी आप कर सकते हैं कि पहला व्यंजक पद लेके उसको दूसरे व्यंजक से गुणा करें और दूसरा पद लेके फिर उसे दूसरे व्यंजक से गुणा करें। हम इसे पहले पार्ट की तरह भी सेम एज इट इज कर सकते हैं, बट मैं इसे सर्व समीका से कराऊंगी। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले थोड़ा सा ये इरेज कर लेते हैं, हम यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं अपने लिए। तो जो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बेटा, जब भी आप आइडेंटिटी या सर्व समीका जिसे हम कहते हैं लगाएंगे, तो आपको वो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी यूज कर रहे हैं। तो हम यूज कर रहे हैं a जमा b, a घटा b बराबर में होता है ये a² माइनस b², यही होता है ना आपका। तो ये आपकी सर्व समीका हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसे आप बॉक्स में भी डाल सकते हैं और लिख सकते हैं इस तरह से। फिर अब इसे हम इससे कंपेयर करेंगे हमारे क्वेश्चन से। तो हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है, और जो b की वैल्यू है वो √3 है ना, देखिए सेम है ना। अब जब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस वाले, ठीक है, अब हमें उसे किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, a², a कौन था मेरा, 3, मीन्स 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर मैं क्या लिखूंगी b², b कौन है मेरा, b है मेरा √3, तो यहाँ क्या लिखूंगी √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 9, माइनस √3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बेटा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, √3 गुणा √3,
तो जब ये दोनों ही रूट में है तो ये गुणा हो जाएंगे आपस में, ये बनेगा 3 गुणा 3, और जब ये पेयर में होते हैं तो ये बाहर आ जाता है और एक ही रह जाता है, तो क्या आएगा 3। तो ये याद रखना है कि जब भी सेम सेम रूट आपस में गुणा हो रहे हैं, जैसे मैं रूट 5 को रूट 5 से गुणा करूं तो भी वो क्या बनेगा 5, मीन्स आपका रूट हट जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, सिर्फ 3, और 9 में से 3 घट सकता है क्योंकि दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं हमारी, तो 9 में से 3 घटा तो हमारा आंसर आ गया 6। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल हो गया, एक ही अंक में आ गया है ये हमारा। जो फर्स्ट पार्ट था वो थोड़ा लंबा था, इसमें हम सॉल्व करके एक अंक तक पहुंच गए, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, सरल। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यंजकों को सरल कीजिए। तो सेकंड पार्ट आपको इसका समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट है जो बच्चों, वो है √5 जमा √2 और उसका होल का स्क्वायर। तो इसे भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कोई सर्वसमीका तो नहीं लग रही है। तो जब आप इसे, ये तीन जो मैंने लिखे हैं, ये तीन सर्वसमीका, इसे कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले वाली ही बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सिमिलर है या नहीं है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है ना ये। इसमें a √5 हो जाएगा और b आपका √2 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, आप फर्स्ट पार्ट की तरह भी कर सकते हैं। उसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, √5 जमा √2, इसको मैं कितने बार लिखूंगी अगर स्क्वायर लगाए, 2 बार, इस तरह से। फिर ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, पहले पार्ट की तरह, जिसमें आप पहले √5 को इस पूरे व्यंजक से गुणा करेंगे, फिर √2 को इस पूरे व्यंजक से गुणा करेंगे। तो आप ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इसको ट्राई कर सकते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करने का, लेकिन मैं इसे सर्व समीका वाले तरीके से कर रही हूँ, तो आप देखिए कैसे होगा ये अब। तो इसमें हमने सर्व समीका लगानी है, इसका सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें सर्व समीका लिखनी पड़ेगी, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, कुछ बच्चे इसे पहले लिख देते हैं b² को और 2ab को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो एक ही बात है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, इस तरीके से है हमारा क्वेश्चन। और हमें किस तरह से ओपन करना है, उसे इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से और हमें ओपन उसे इस तरीके से करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले है हमारा a², तो क्वेश्चन में हमारा a कौन है, √5, तो मीन्स √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab दिख रहा है, मतलब 2, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मीन्स गुणा हो रहे हैं सब आपस में, इंटू ए कौन है मेरा क्वेश्चन में, √5, इंटू बी कौन है मेरे क्वेश्चन में, √2, प्लस b², बी कौन था मेरे क्वेश्चन में, √2 था, तो ये √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 3 पद बन रहे हैं बेटा, एक ये है जो सॉल्व होगा, एक ये है यहाँ, और एक यहाँ। ठीक है ना, जहां प्लस माइनस होता है वहीं से पद अलग होते हैं, तो इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो √5 का स्क्वायर मैंने यहाँ सॉल्व किया था आपका, ये देख लीजिए सब। √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 गुणा √5, जिसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 5, क्योंकि 2 बार √5 अंदर आएगा रूट के, तो बाहर निकलने के बाद वो सिर्फ अकेला 5 रह जाएगा। तो √5 को मैं क्या लिखूंगी, 5, जमा, अब यहाँ पर 5 और 2 तो रूट में है, वो आपस में गुणा हो जाएंगे, लेकिन ये जो पहला वाला 2 है आपका, इसे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो पहला वाला जो 2 है आपका, ये इस रूट से गुणा नहीं होगा अंदर। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2√10। क्या होगा इसका आंसर, 2√10 होगा बेटा। ठीक है, और आगे हमारा होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब √2 गुणा √2, जो कितना बन जाएगा हमारा, अगेन 2। तो जब सेम नंबर रूट्स में होते हैं और उनको गुणा किया जाता है 2 बार, तो वो अकेली संख्या रह जाती है रूट हटकर। तो ये हो गया आपका 2। अब इसमें हम देखेंगे कौन आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसमें ये जो आपका 5 है और ये 2 है, ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, बिना रूट के हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये 5 और 2 क्या हो गए, 7 हो गए, दोनों जमा के थे। जो ये है 2√10, ये √10 वाले के साथ ही जुड़ेगा। तो हमारे पूरे व्यंजक में यहाँ पर कोई भी, इस पूरे व्यंजक में देखिए आप, कोई भी √10 वाला पद नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा 2√10।
अब आप इसे मत जोड़ लीजिएगा, 7 और 2 को 9 रूट 10 करना है, ये आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि 7 के साथ रूट 10 नहीं है। 2 में रूट 10 है लेकिन 7 के साथ नहीं है, इसीलिए जुड़ेंगे नहीं। हमारा आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, 7 जमा 2 रूट 10। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अपना फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो है रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 जमा रूट 2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन और आपका जो सेकंड पार्ट मैंने किया था वो सिमिलर ही है, दिख रहा है ना आपको। बस यहाँ पे घटा वाला चिन्ह पहले है, वहां घटा वाला चिन्ह बाद में था, यहाँ जमा वाला बाद में, वहां पहले था, लेकिन तरीका लिखने का वही है ना, आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं ये। तो ये यहाँ पर भी हमारी सर्व समीका लग रही है, कौन सी वाली, तीसरी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं रब करके। तो हमारी जो तीसरी वाली सर्व समीका है वो यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो तीसरी वाली जो सर्व समीका है वो क्या है, पहले हम अपनी सर्व समीका लिखेंगे। सॉल्यूशन हम इसका लिखेंगे, पहले हम सर्व समीका लिखेंगे। ए, मैं इसको इसी तरीके से लिख देती हूँ जिस तरीके से फॉर्मूला क्वेश्चन है, ए माइनस बी पहले लिख दूंगी और ए प्लस बी बाद में। ओपन होके ये यही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेते हैं अपने बॉक्स में। तो हमारा जो क्वेश्चन है इस बार, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है और हमें उसे ओपन करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से लिखना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ए कौन है, रूट 5 है, मतलब ए स्क्वायर में मैं लिखूंगी रूट 5 का स्क्वायर, माइनस जो बी है वो कौन है मेरा, रूट 2 है, तो यहाँ लिखूंगी रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब सेम नंबर रूट में है और उसे 2 बार लिख रहे हैं हम, रूट 5 गुना रूट 5, तो कितना बन जाएगा वो हमारा, सिर्फ 5। तो यहाँ आ जाएगा 5, बीच में घटा का चिन्ह, रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा सिर्फ 2। और दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं हमारी, 5 भी और 2 भी, तो 5 में से 2 मैं घटा सकती हूँ, 5 में से 2 घटा, हमारा आंसर आ गया 3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंप्लीफाई होके सिर्फ एक ही पद का रह गया है, 3। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन को आप फर्स्ट जो पार्ट हमने किया था उनकी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने सर्व समीकाओं से कराया है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल्स टू C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता है, स्कूल्स में वैसे मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कराया भी नहीं जाता, लेकिन हम इसका सोल्यूशन फिर भी यहाँ पर करेंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा, हमसे कहा गया है जो हमारा पाई है ना, पाई आपको पता होगा, पाई हम उसमें यूज करते हैं सर्कल में, आपके वृत्त में, जब वृत्त का हमें परिधि निकालना है या उसका क्षेत्रफल निकालना है वहां हम पाई वर्ड यूज करते हैं। तो हमने जब कहा था अपरिमेय संख्या, तो हमने पाई का भी एक उदाहरण दिया था, हमने कहा था पाई भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है ना, हमारी पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है जो पाई होता है ना, उसको C/D भी लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, C/D। अब ये कैसे आता है, देखिए, अब आपकी जो परिधि होती है C, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, मतलब 2 गुणा पाई गुणा r। तो जब 2 गुणा r जो है ना, वो आपकी क्या कहलाती है, व्यास। वो क्या होता है, व्यास। व्यास का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, D क्या होता है, 2 गुणा r, मतलब त्रिज्या का अगर 2 गुना कर देते हैं तो हमारा व्यास आ जाता है। तो इस 2πr को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई डी भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं हम, पाई डी, इसको पाई और 2r के प्लेस पे क्या आ गया, डी। और अगर पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो पाई क्या बन गया, C/D। तो ये यहां से निकल के आया कि पाई जो है वो C/D भी हो सकता है, और अगर ये बटे में है तो ये फिर परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो जब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो वहां उदाहरण में दिया था हमने अपरिमेय होती है पाई। तो यहाँ पर ये कैसी स्टेटमेंट हो गई, अंतर्विरोध। कैसी का स्टेटमेंट्स हो गई, ये अंतर्विरोध मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी।
कि एक जगह कहा जा रहा है अपरिमेय है और दूसरी जगह हमारा आंसर जो आ रहा है वो उस हिसाब से तो वो बटे में आ रहा है, परिमेय आ रही है। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कि एक्चुअल में ये परिमेय है या अपरिमेय है, और इसका रीजन बताना है कि ये क्या क्यों हो रहा है ये कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको पता होगा जो पाई होती है, जो पाई होता है वो 22/7 होता है। 22/7 जो है ना वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में उसे कहा जाता है अनुमानित। क्या कहा जाता है? वर्ड क्या होती है? अनुमानित, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये इसकी। ये कैसी वैल्यू है इसकी? अनुमानित। हाँ, अनुमान लगाया गया है कि इस लगभग इसके बराबर होगी। और अगर हम इस 22/7 को भाग भी करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है ना वो आता है हमारा 3.142857, ऐसे ऐसे आगे आगे। मीन्स भाग करने पर ये जो दशमलव प्रसार है ना ये कैसा आता है? अनवसानी अनावृत्ति। कैसा आता है? अनवसानी अनावृत्ति। तो हमें इसमें यही लिखना है कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावृत्ति है, इसीलिए हम इसे अपरिमेय ही लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? रीजन आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 22/7 वो कैसी है? एक अनुमानित वैल्यू है, अनुमान लगाया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो। और उसका दशमलव प्रसार भी कैसा आ रहा है? अनवसानी अनावृत्ति। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसे अपरिमेय लिखते हैं। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर में हम इसे लिखेंगे तो लिखते हैं जो पाई इज इक्वल्स टू C/D, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। ये जो पाई है वो हमारा C/D जो है वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, जहां C/D जो है ना वो है आपका 22/7 और यह एक अनुमानित मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अनुमानित मान है। और जब हमने इसका दशमलव प्रसार देखा और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, क्या है? अनवसानी अनावृत्ति होता है। ठीक है ना? तो ये दो रीजन है। एक क्या है? एक रीजन है कि ये एक अनुमानित मान है और एक रीजन है ये अनवसानी अनावृत्ति है। तो बेशक इसे हम बटे के रूप में लिख रहे हैं लेकिन ये तब भी क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिख सकते हैं इसलिए पाई अपरिमेय है। समझ गए ना आप सब बच्चे? तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है संख्या रेखा पर √9.3 मीन्स √9.3 को निरूपित कीजिए। तो ये जो √9.3 है इसे हमें नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। तो इसका जो डायग्राम या इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कुछ ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये आपको किसकी हेल्प से बनाना है? आपको पेंसिल, स्केल और कंपास की हेल्प से बनाना है। तो इसको मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये डायग्राम एक्चुअल में बना कैसे है। चलिए वीडियो देखते हैं। चलिए बच्चों, √9.3 को हम ड्रॉ करना सीख रहे हैं नंबर लाइन पे। तो यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ √9.3 हमें नंबर लाइन पे बनाना है। तो उसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक कंपास जिसमें पेंसिल लगी होनी चाहिए पॉइंटेड। मैंने यहाँ स्केच पेन लगाया बट आप पेंसिल ही यूज करेंगे, आपको विजिबल हो इसलिए मैंने स्केच पेन लगाया है, नहीं तो पेंसिल इतनी इजीली विजिबल नहीं होगी आपको।
फिर आपको स्केल चाहिए एक, और एक चाहिए आपको डी। इसके बाद जो पहला स्टेप है वो क्या करना है, आपको एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, रेखा बनानी है इसके ऊपर। तो हम सबसे पहले स्केल रखेंगे, उसमें 9.3 सेंटीमीटर का एक मार्क लगा लेंगे, लाइन खींच लेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक 9.3 हो गया हमारा। ठीक है, 9.3 आ गया। अब हमें क्या करना है, उसके आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करना है, मतलब 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। तो इसके आगे मैं 1 सेंटीमीटर और बढ़ाऊंगी तो ये लाइन जाएगी आपकी 10.3 तक, मतलब यहाँ तक, इस बिंदु तक। और ये लाइन थी मेरी कहाँ तक, इस बिंदु तक। तो यहाँ पर जो बिंदु है उसका नाम मैंने दे दिया है बी, और जो आखिरी बिंदु है उसका नाम दे दिया है मैंने सी, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम दे दिया है मैंने ए। ठीक है, तो आपका ए से जो बी तक की दूरी है वो कितनी है आपकी 9.3 सेंटीमीटर, और जो बी से सी तक की दूरी है वो है आपकी 1 सेंटीमीटर, जो आपने एक्स्ट्रा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइन बन गई। अब आपको इस लाइन का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु मीन्स ऐसा बिंदु जो इस रेखा को बराबर बराबर बांटे। तो उसको बनाने के लिए आप पहले सी पे कंपास रखेंगे, उसको आधे से ज्यादा ओपन करेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप आप नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब ए पर रखेंगे और वही चाप ऊपर लगेगी और फिर नीचे लगेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कटेंगे, ये नहीं कट रहे तो हम इसे थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये कट जाए। ठीक है, कट गया अब ये। अब जब ये कट जाएंगे तो इनकी जो बिंदु आएंगे दो, जहां पर ये मिल रहे होंगे, ये दोनों चाप कहीं ना कहीं मिलेंगी, उन दोनों बिंदुओं को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से इन दोनों को जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद ये जहां इस एसी को कट कर रहे हैं उस बिंदु का नाम मैंने ओ दे दिया है, वो इसका मध्य बिंदु आ गया है एसी का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ओ पर और ए पर कंपास को रखना है, मतलब ये त्रिज्या है हमारी ओ ए, और इतनी त्रिज्या के साथ मुझे एक इस पे अर्धवृत्त बनाना है। क्या बनाना है, अर्धवृत्त। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अर्धवृत्त बन जाएगा जो सी पे कट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट सी था, तो ए और सी उसके अंत बिंदु हो गए। तो ये व्यास हो गया आपका पूरा ए से सी तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपने बी को लेकर आना है और उसे बी बिंदु पे रखना है। कहाँ रखना है आपको, बी बिंदु में। बी बिंदु में रख के उस बी बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण बनाना तो आप सबको आता ही होगा। तो 90 डिग्री का कोण हम ऐसे बना लेंगे पॉइंट लगा के। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया बी पर। ठीक है, ये जहां पर इस आपके अर्धवृत्त को कट करेगा वहां पर आप पॉइंट का नाम दे दीजिए चाहे तो डी। ठीक है, तो यहां से ये आपका, यहाँ बी से लेके डी यहां तक की जो दूरी है ना वो है आपकी 9.3। वो भी कौन सी, √9.3। ठीक है ना, जो ये बी डी आया है ना ये आपका √9.3 आया है। और जो बी डी है ये आपका संख्या रेखा पर नहीं है, है ना। इसको संख्या रेखा पर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे सी से आगे। ठीक है, तो लाइन को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया सी से आगे। अब बी डी, बी और डी का नाप लेना है, और बी और डी का नाप लिया और डी से हमने एक चाप लगा दिया जो नीचे कट करेगा संख्या रेखा को। ठीक है, तो ये संख्या रेखा को यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, स्केच पेन है थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ जहां पर ये इसे कट करेगा ना, ये वाला जो बिंदु होगा ये आपका सपोज मैंने मान लिया ई। तो ये जो बी से ई तक की दूरी है ना ये है आपकी √9.3। तो आपको पता होना चाहिए ये जो बी डी है और जो बीई है वो दोनों क्या है, बराबर है। और वो कितने के बराबर आए हैं, √9.3 के बराबर आए हैं वो। तो ये कंस्ट्रक्शन थी जो आपको होपफुली समझ आ गई हो, तो आप इसे देख लीजिए एक बार और। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बच्चों वो है, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हमें हरों का परिमेयकरण करना है। हम ये क्वेश्चन वहां करते हैं जब भी हमारा क्वेश्चन में हर जो होता है रूट में होता है, मीन्स एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वहां हमें अपने हर में से उस रूट को हटाने के लिए उसका क्या किया जाता है, परिमेयकरण करना पड़ता है।
तो इस तरह के क्वेश्चन, ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन अगर आप इन बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या है, तो आप इसकी एप्लीकेशन बेस्ड या इसके जो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि इनका परिमेकरण किया कैसे जाता है। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। पहला है हमारा 1/√7। तो इसका जब हमें परिमेकरण करना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। सॉल्यूशन जो होगा इसका, पहले हम इसी संख्या को लिखेंगे अपनी 1/√7। फिर जो हमारा हर है उसका परिमेकरण करना है। उसमें कौन सी संख्या रूट में है, 7। तो जब 7 रूट में है तो उसी से हम गुणा करेंगे अंश को, और उसी से हम हर को गुणा करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी संख्या थी उसके अंश और उसके हर को सेम संख्या से गुणा कर देते हैं। √7 है तो √7 से अंश और √7 से हर को गुणा किया। अगर यहाँ √5 होता तो √5 से हर और अंश गुणा होते। सेम वे में √2 होता तो √2 से गुणा करते। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंश को अंश से गुणा करेंगे। तो एक जब √7 से गुणा होगा तो बन गया आपका √7, और जब √7 से गुणा होगा तो वो बनेगा आपका सिर्फ 7। ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जब सेम अंक होते हैं और दोनों रूट में है तो दोनों का गुणा करके रूट हट जाता है, क्योंकि वो किस में आ जाते हैं, आपके पेयर में आ जाते हैं ना ये दोनों, और रूट के बाहर आके वो सिर्फ एक अकेला रह जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा आपका एक तरीके से। तो इस तरह से ये रह गया सिर्फ √7/7। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 1/√7 घटा √6। तो यहाँ पर जो हमारा हर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में। तो इस तरह से जब आएगा तब आपको उसका परिमेकरण कैसे करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले सॉल्यूशन जो इसका होगा, पहले हम यही अंक अपना जो संख्या है वो लिखेंगे, 1/√7 माइनस √6। ठीक है ना, जैसे वहां क्वेश्चन में 1/√7 लिखा था, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है। फिर हमने क्या किया था, उसमें गुणा किया था अंश और हर को। जो यहाँ हमारे हर में रूट की संख्या थी, तो सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जो हमारे रूट की संख्या है वो यहाँ लिखेंगे √7 और √6, गुणा करना है उसे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल देना है हमें। अगर यहाँ घटा का चिन्ह है हर में तो यहाँ हम लगाएंगे जमा का चिन्ह। ठीक है, और अगर हर में जमा का होगा तो हम गुणा करते हुए लगाएंगे घटा का। तो यहाँ √7 जमा √6 से गुणा किया अंश को, सेम उसी संख्या से आप गुणा करेंगे इसके हर को। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप जैसे ही बिल्कुल। अब इसमें दो पद थे ना, इसीलिए हमें दोनों पदों को लिखना पड़ा जो दोनों रूट में थे, और चिन्ह बदल दिया, माइनस का प्लस कर दिया। अब अंश को अंश से गुणा करोगे तो बेटा यहाँ एक है, एक से ये पूरा गुणा होगा तो ये यही संख्या रह जाएगा, क्योंकि एक से किसी भी अंक को गुणा करो तो वही अंक आता है। ठीक है, और जब इस √7 घटा √6 को √7 जमा √6 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका ये √7 घटा √6, √7 जमा √6। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो आपका हर है, ये आप जो हमने क्वेश्चन किया था जहाँ सर्व समीकरण इस्तेमाल की थी, ये उसी की तरह आ गया आपका a माइनस बी, a जमा बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी की तरह है या नहीं है, क्योंकि a दोनों में √7 है और b दोनों में √6 है, और एक में जमा है एक में घटा है, मतलब हमें ये वाली सर्व समीका यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो जब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा √7 जमा √6, और यहाँ अंश हर में जो आएगा आपका आएगा a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर घटा b स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये बनेगा √7 जमा √6 बटे में √7 का स्क्वायर आपका सिर्फ 7 होगा, और ऐसे ही √6 का स्क्वायर आपका सिर्फ 6 होगा। तो इसका जो उत्तर आ गया वो आ गया आपका √7 जमा √6 और बटे में 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया, क्योंकि उसमें से रूट हट गया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसका आंसर आया √7 जमा √6। चलिए बच्चों, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा 1/√5 जमा में √2। तो इस फर्स्ट जो है थर्ड पार्ट जो है हमारा बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा ही है, बस यहाँ हर में जो है आपका जमा है
और यहाँ कितना था, घटा था। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है सेम उसी तरीके से किया जाएगा, उसी वे में। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं क्या लिखूंगी, पहले मैं अपनी ये संख्या लिखेंगे हम 1/√5 जमा में √2, फिर उसके अंश और हर को गुणा किया जाएगा सेम जो इसके हर है उसी से, √5, लेकिन जमा की जगह क्या, घटा, √2, और बटे में सेम √5 घटा √2। फिर अंश से अंश को गुणा करके कितना आएगा, 1 है ना हमारा, तो 1 से ये अंश गुणा होगा तो सेम यही रह जाएगा हमारा, मतलब √5 घटा √2, और बटे में आएगा √5 जमा √2, और दूसरा अंक √5 घटा √2। यहाँ पर आप देखेंगे हर वापस से इसी तरह से आ गया है हमारा, a माइनस बी और a प्लस बी की तरह से। तो उसे जब ओपन करेंगे वो वापस से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये हमारा जो इसका हर है वो क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2 आया आपका अंश, और घटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारा a कौन है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा √5 घटा √2 बटे में √5 का स्क्वायर होता है आपका 5 माइनस √2 का स्क्वायर होता है सिर्फ 2। बराबर में ये अभी सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये पूर्ण संख्या बन गई है, 5 और 2 में, 5 में से आप 2 को घटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका √5 माइनस √2 और बटे में 3। तो यहाँ पर भी देखिए आप, इसका जो हर था वो पहले एक अपरिमेय संख्या था, रूट में था, अब वो क्या बन गया है, सिर्फ 3। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण किया है। तो ये था आपका पार्ट 3 इसका। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसे देखते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा है, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 1/√7 माइनस 2 है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे 1/√7 माइनस 2, सेम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज क्वेश्चन जो है। फिर हमें हर को लिखना है अपोजिट साइन के साथ, तो यहाँ मैं लिखूंगी √7 जमा 2, ठीक है, और यहाँ क्या लिखूंगी, √7 जमा 2। तो अब जब इसके अंश को इसके अंश से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा होगा, तो अंश तो वही रह जाएगा √7 जमा 2, और नीचे वाला जो है हमारा हर वो बनेगा √7 घटा 2 और √7 जमा 2। ठीक है, अब वापस से आप देखेंगे कि इसके जो हर है वो इसी फॉर्मूले की तरह आ गया, a माइनस बी a प्लस बी, वापस से यही वाली आइडेंटिटी या सर्व समीकरण लग जाएगी आपकी यहाँ भी। तो ये बना √7 जमा 2 बटे में a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, रूट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद वैल्यू जो आएगी आपका ये हो जाएगा √7 जमा 2 बटे में √7 का स्क्वायर बना 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 4, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना। अब जो हर है वो घट जाएगा, कितना रह जाएगा, √7 बटा 2, √7 जमा 2 बटे में 7 में से 4 गया आपका 3। तो अब इस क्वेश्चन में जो आपका हर है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 3। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का क्या हो गया, परिमेयकरण। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अपनी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.4 ओवर होती है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कंसेप्ट्स और एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।